नमस्कार दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पे 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये हमला कोई अनएक्सपेक्टेड हमला नहीं है। 27 सितंबर 2024 को जब इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और कुर्दिश आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलोफरसान को जब मार गिराया था, तो उसके बाद से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि ईरान कभी भी इजराइल पे हमला कर सकता है। उस वक्त ईरान ने कहा भी था कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पे हमला किया है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है उसने ये दावा किया है कि इनमें से जो बहुत सारे जो मिसाइल्स थे उसको इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है, उसको इजराइल की धरती पे गिरने नहीं दिया है। जबकि जो ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि 90% से ज़्यादा जो मिसाइल्स थे उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है, मतलब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेज दिया है। तो आज के सेशन में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि आखिर ईरान ने इजराइल पे हमला क्यों किया, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सेशन में इस बात की भी चर्चा करेंगे, अगर ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है तो इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2024 की। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये जो हमला किया गया है उसके जो टारगेट थे वो बेसिकली मोसाद का हेडक्वार्टर, इजराइल का आर्मी बेस और इजराइल का जो एयरफोर्स बेस है उसको टारगेट किया गया था। 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के आसमान पे अचानक से दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इजराइल का जो सायरन सिस्टम है वो बजने लगता है और सारे लोगों को शेल्टर हाउस में जाने को बोला जाता है। इसी वक्त इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और बहुत सारे मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया जाता है। इसके साथ साथ जो अमेरिकन एयरफोर्स के जो विमान होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो भी रास्ते में ही बहुत सारे मिसाइलों को वो भी रास्ते में ही रोक देते हैं। ये जो मिसाइल है उनको बेसिकली 3 टारगेट को हिट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इनमें सबसे पहला टारगेट था वो था मोसाद का हेडक्वार्टर, दूसरा था तेल अवीव का एयरफोर्स स्टेशन और तीसरा था इजराइल का आर्मी बेस स्टेशन। इन्हीं 3 टारगेट को प्रोग्राम करके ही इन मिसाइलों को छोड़ा गया था। इजराइल की डिफेंस फोर्स का ये दावा है कि इसमें से सारे मिसाइलों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है और उसमें से किसी भी जो मिसाइल है उन्होंने अपने टारगेट को हिट नहीं किया है। जबकि ईरान ने यह दावा किया है कि 90% से ज़्यादा उनकी जो मिसाइलें हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिनसे साफ साफ देखा जा रहा है कि ईरान के द्वारा छोड़े गए बहुत सारे मिसाइल जो हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है। इसका मतलब साफ है, इस बार जो ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है उन्होंने जो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेजने में कामयाब रही है। ईरान ने इस साल में दूसरा बड़ा हमला किया है इजराइल पे। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी ईरान ने इजराइल पे 200 से ज़्यादा रॉकेट्स और ड्रोन के द्वारा उस पर हमला किया था। उस हमले में ईरान ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जबकि इस बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार आखिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है। बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में डिफरेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करती है, मतलब वो जो ट्रेवल करती है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ट्रेवल करती है, इकोस्फीयर में ट्रेवल करती है और वहाँ से वो डायरेक्टली नीचे आके अटैक करती है। हाई एल्टीट्यूड में ट्रेवल करने की वजह से जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रडार के द्वारा ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काफ़ी तेज गति से ट्रेवल करती है। ईरान ने बेसिकली जो हमला किया है वो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा उन्होंने हमला किया है। फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब आप समझ सकते हो कि उनकी स्पीड कितनी तेज है। बेसिकली फतेह-1 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। इसके साथ साथ जो फतेह-1 मिसाइल है उनमें एक और खासियत क्या है कि वो हवा में ही अपने ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकती है, मतलब वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसी वजह से जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ट्रैक नहीं कर पाया, उन्होंने अपने
टारगेट को हिट किया है। इसके साथ साथ जिस फतेह 1 मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में पिछले 1 साल से थी, अब वो साबित हो चुकी है कि फतेह 1 मिसाइल जो है ईरान के द्वारा डेवलप किया गया है और वो हाइपर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से। हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी आज के डेट में सिर्फ 4 देशों के पास ही थी। उसमें से जो पहली कंट्री है वो है अमेरिका, दूसरी है रसिया, तीसरी है चीन और चौथी है कोरिया। अब ईरान ने फतेह 1 मिसाइल के द्वारा दुनिया को ये दिखा दिया है कि उनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है और वो मिसाइल अच्छे से काम भी कर रही है। फतेह 1 मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है, जब वो ट्रेवल करती है तो बीच रास्ते में ही अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकती है, मतलब वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। यही सबसे बड़ी वजह रही कि उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर दिया और अपने टारगेट को हिट कर पाया है। बहरहाल जब इस हमले के बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि ये जो हमला किया गया है इजराइल पे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बहुत सारे लोग आयरन डोम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो लेयर्स में बटा हुआ है। आयरन डोम सिस्टम तो उस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब किसी एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है तो उसमें उसका पैरामीटर क्या होता है। जब भी किसी एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है तो उसमें 2 चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहली कि वो किसी टारगेट को कितनी दूरी तक हिट कर सकता है, उसको बोलते हैं रेंज। वो कितनी रेंज तक जो किसी टारगेट को हिट कर सकती है। दूसरी, वो कितनी हाइट पे जाके उस टारगेट को हिट करती है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। मतलब जब भी हम किसी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक रेंज और एक एल्टीट्यूड। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बेसिकली 3 लेयर में बटा हुआ है। इजराइल का जो सबसे ऊपर का डिफेंस सिस्टम है उसको बोला जाता है एरो 3 और उसके बाद का जो लेयर है उसको बोला जाता है एरो 2। ये एरो 2 और एरो 3 की जो रेंज है वो 2000 से लेकर 2400 किलोमीटर तक की है, जबकि इनकी जो एल्टीट्यूड हाइट है वो 100 किलोमीटर के ऊपर जा रहे टारगेट को वो हिट कर सकती है। इसके बाद की जो लेयर है उसका नाम है डेविड सीलिंग। इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक की है, जबकि ये टारगेट को 15 किलोमीटर के ऊपर तक जाके वो हिट कर सकती है। और तीसरा जो सबसे आखिरी लेयर है वो है आयरन डोम, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये जो आयरन डोम है उसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक की है और ये टारगेट को 10 किलोमीटर तक के ऊपर जाके हिट कर सकती है। बेसिकली आयरन डोम जो है वो हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा दागे गए रॉकेट्स को रोकती है। जब भी हिजबुल्लाह और हमास के जो लोग हैं वो रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो आयरन डोम के द्वारा ही उसको नष्ट किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि एक एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम जो 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली होती है रडार, जो आने वाले किसी भी मिसाइल को ट्रैक करती है। दूसरी होती है मोबाइल कंट्रोल यूनिट, जो जैसे ही रडार को ये सिग्नल मिलता है कि वो किसी मिसाइल को उसने ट्रैक किया है, वो इस सिग्नल को उस कंट्रोल यूनिट को पास करती है। तीसरी होती है लॉन्चर मतलब ऐसी व्हीकल जहां से इंटरसेप्ट मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। चौथी होती है रॉकेट्स या इंटरसेप्ट मिसाइल्स। इन 4 चीज़ों को मिला के ही एक एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जाता है। अब ये काम कैसे करती है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई रॉकेट किसी तरफ से फायर होता है तो वो सबसे पहले रडार उसको ट्रेस करती है। उसको ये पता लग जाता है कि जो मिसाइल से उनकी तरफ आ रही है, वो इस सिग्नल को कंट्रोल यूनिट को भेजती है। कंट्रोल यूनिट जैसे इस सिग्नल को इंटरसेप्ट करती है वो तुरंत लॉन्चर को एक्टिवेट कर देती है और लॉन्चर क्या करता है, उस ट्रैजेक्टरी को देखते हुए अपने यहाँ से एक इंटरसेप्ट मिसाइल को लॉन्च कर देता है और ये इंटरसेप्ट मिसाइल जाके डायरेक्ट जो है वो आने वाली मिसाइल को हिट करती है, उसको हवा में ही या आसमान में भी उसको नष्ट कर देती है। तो पूरा का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसी तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि आखिर ईरान ने इजराइल पे हमला क्यों किया, क्या वो युद्ध चाहता है। तो इसके पीछे के जवाब को जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 27 सितंबर 2024 को जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ है हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, तो उसके बाद जो ईरान है उस पर एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था।
हिजबुल्लाह जो है बेसिकली ईरान के द्वारा ऑपरेट होने वाला एक मिलिशिया ग्रुप है। हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट जो सब कुछ होता है वो ईरान के द्वारा ही दिया जाता है। ना सिर्फ ईरान बल्कि हमास और हुती जैसे जो संगठन है उसको ईरान ही फंड करती है। और इस पूरे संगठन को हम लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध की धुरी बोलते हैं। अगर आपको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की धुरी के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरे पहले के वाले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको समझाया हुआ है। ये जितने भी मिलिशिया ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इस सब को सब ईरान के द्वारा ही फंड किए जाते हैं और ईरान ही इन लोगों को फंड करता है, इनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज देता है, आर्मी एक्सपर्टाइज देता है, ट्रेनिंग करता है। बेसिकली इन सभी ग्रुप्स का एक ही मकसद है, वो इजराइल को अनस्टेबल रखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो मध्य एशिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो प्रेजेंस है उनको लिमिट करना चाहते हैं। तो अब हुआ कैसे कि जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, उसके साथ साथ इजराइल ने एक तरह से देखे तो हिजबुल्लाह का जो पूरा का पूरा टॉप कमांड है उसको ही खत्म कर दिया। आज के डेट में हिजबुल्लाह को रन करने वाला कोई भी टॉप कमांडर मौजूद नहीं है। हिजबुल्लाह एक ऐसी संगठन है जो इजराइल को टक्कर दे सकती है, वो हमास की से बहुत ज़्यादा बड़ी संगठन है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान पे एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट हो गया था। वहाँ पे जो अंदर के लोग ही ये बोल रहे थे क्या ईरान जो है इतने होने के बाद भी चुप रहेगा। इसके साथ साथ जो ईरान के जो समर्थित जो मिलिशिया ग्रुप हैं वो भी सवाल करने लगे थे कि ईरान जो है इजराइल पे हमला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों जो है एटॉमिक पावर से लेस कंट्री है और दोनों ही शक्ति में एक दूसरे के बराबर ही हैं। अब अगर ईरान इजराइल पे हमला नहीं करता तो उनके द्वारा जो ऑपरेट होने वाले बाकी ग्रुप्स हैं उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगता कि अब जो है इस तरह के ऑपरेशंस को करने का फायदा नहीं है। इससे जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर पड़ सकता था। इसी वजह से ईरान ने इजराइल पे हमला किया है। इसके साथ साथ ईरान ने इजराइल को और भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो इनका जो परिणाम होगा, इसके बाद का जो परिणाम होगा वो काफ़ी ज़्यादा और भी भयंकर हो सकता है। इस बात की तो तगड़ी संभावना है कि इजराइल ने अगर रिटेलिएट किया तो जंग के जो आसार है वो काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पूरा का पूरा मध्य पूर्व एशिया कहीं ऐसा ना हो एक भयानक सी जंग में घिर जाए। अब हम अगर बात करते हैं इजराइल की तो आज के तारीख में इजराइल एक साथ 6 जगह से 6 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ तो वो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, दूसरी तरफ वो यमन में हुती विद्रोह से लड़ रहा है, तीसरी तरफ वो गाजा में हमास से लड़ रहा है, उसके बाद वो सीरिया में अटैक कर रहा है, उसके बाद वो इराक में जो विद्रोही दल है उस पर अटैक कर रहा है और अब वो ईरान से उलझ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल जो है इस बार एक साथ 6 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। तो ये एक इजराइल की जो मिलिट्री पावर की स्ट्रेंथ बताती है। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो इजराइल हमारे बिहार से भी छोटा है, लेकिन अगर हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो एक साथ वो 6 जगह पर लड़ाई कर रहा है। इजराइल की जो मिलिट्री पावर है आज के तारीख में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री पावर में गिनी जाती है। उसके साथ साथ इजराइल को अमेरिका का पूरा बैकअप प्रदान है। मतलब अगर इजराइल किसी भी युद्ध में फंसता है तो उसको अमेरिका तुरंत अपनी सहायता प्रदान करेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या इजराइल और ईरान जमीनी युद्ध में आपस में उलझ जाएंगे? तो मेरे हिसाब से शायद ऐसा होना मुश्किल है। अगर हम ईरान और इजराइल के डिस्टेंस को देखते हैं तो ईरान से और इजराइल की डिस्टेंस से 2240 किलोमीटर की है, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी बात करते हैं तो लगभग इजराइल और ईरान के बीच में 1030 किलोमीटर की होती है। बट प्रॉब्लम डिस्टेंस से ज़्यादा यह है कि इस डिस्टेंस के बीच में कंट्रीज भी पड़ती है, इसमें जॉर्डन भी बीच में आता है। अगर दोनों देशों को ग्राउंड ऑपरेशंस करना है तो उनको इन कंट्रीज को पार करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल लगता है। जब भी ये हमला होगा इजराइल की तरफ से तो ये मान के चलिए तो इजराइल भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से ही हमला करेगा। तो ये कैसा होगा वो कुछ दिनों में हम लोगों को दिख जाएगा। ये तो तय है कि इजराइल तो ईरान पे हमला करेगा ही करेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं इस लड़ाई का भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्टेप्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार की, ट्रेड की। ट्रेड का इस लड़ाई पे क्या असर पड़ने वाला है। ईरान जो है आज की तारीख में पूरी दुनिया में तेल का सुपर पावर है। ईरान के पास पूरी दुनिया का 10% जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है, जबकि 15% से ज़्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व अकेले ईरान के पास में है। ईरान ओपेक कंट्रीज में भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, जबकि फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। जैसे ही ईरान ने इजराइल पे हमला किया, उसी के साथ क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी और आज के तारीख में क्रूड ऑयल की कीमतें $3 प्रति बैरल के हिसाब से बढ़ गई है। क्रूड ऑयल की कीमतों के बढ़ने के साथ साथ जो बाकी के सामान हैं उनकी कीमतों भी तेजी से उछालेंगी, मतलब महंगाई का बढ़ना तो तय है। पॉइंट नंबर 2, अभी जो मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार होता है वो बेसिकली रेड सी और स्वेज कैनाल के थ्रू होता है। रेड सी वही एरिया जहाँ पे हूती विद्रोही आने जाने वाले जो मालवाहक जहाज है उन पे हमला करते रहते हैं। अब जब ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया है तो ये बिल्कुल भी तय है कि हूती विद्रोही जो है वो भी इजराइल पे हमला करेंगे। इसकी वजह से रेड सी का एरिया जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और जो शिप्स हैं उनको अपना जो रूट है वो चेंज करना पड़ेगा और उनको एक लॉन्गर रूट से ट्रेवल करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो रूट होगा वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या कैप ऑफ गुड होप के रूट के द्वारा तय किया जाएगा। इन दोनों रूट्स में जो डिस्टेंस होगी और उसके बाद जो शिपिंग चार्जेस होगा उसमें 15 से 20% तक की उछाल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सामान के दाम होंगे वो जो तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एक भारत का जो व्यापार है मिडिल ईस्ट से 195 बिलियन डॉलर का है। अब जब ये सिचुएशन खड़ी हो गई है तो भारत अपने दूसरे विकल्पों की तरफ भी देख रहा है। वो और जो कंट्रीज है जैसे मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर, ये जो कंट्रीज है जो अभी लड़ाई से इफेक्ट नहीं हुए, उनके साथ भारत ट्रेड रिलेशनशिप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में 12 मिलियन से ज़्यादा जो भारत के लोग हैं वो रहते हैं। ये जो 12 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं वो अपने देश की इकोनॉमी का फ्यूल हैं समझो। तो वो वहाँ पे जो कमाते हैं उनका 1% वो घर बेचते हैं, मतलब वो अब भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। अब जब ये लड़ाई छिड़ जाएगी और लड़ाई ज़्यादा गंभीर हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो वर्क फोर्स है वो मिड ईस्ट से वापस घर आना शुरू कर देगी, मतलब वो वापस इंडिया आना शुरू कर देगी। तो इम्पैक्ट तो भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। जो एक प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से आ जाएगा। आईएमएफ प्रोजेक्ट जो है वो भारत को यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, लेकिन इस लड़ाई के बाद ये जो प्रोजेक्ट है उस पर जो अभी काम चल रहा है वो रुक जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आईएमएफ प्रोजेक्ट बन जाता है तो भारत की जो निर्भरता है स्वेज कैनाल से वो खत्म हो जाएगी। और इस रूट से जब व्यापार शुरू हो जाता है तो शिपिंग कॉस्ट है वो 40% तक लोड हो जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हो ये प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है। भारत जो है अपने एक्सपोर्ट का 21% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप को करता है। अगर मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ती है तो ये जो व्यापार 21% का है उस पर इफेक्ट आना तय है। इसलिए भारत जो है मिडिल ईस्ट से तेल मंगाता है और उसके साथ उसके एवज में भारत जो है यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई करता है, हैवी मशीनरीज की सप्लाई करता है, इक्विपमेंट्स की सप्लाई करता है। लेकिन इस युद्ध की वजह से इन सभी चीज़ों के दामों में तेजी आना तय है। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ पे जो दाम बढ़ेगी वो है सोने पे। जैसे ही युद्ध का माहौल और टेंशन होता जाएगा तो जो निवेशक होंगे वो सोने की खरीदारी पे जोर देंगे। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो सोने की कीमतों में तेजी बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, आने वाले दिनों में सोने के प्राइस में उछाल बहुत तेजी से देखा जाएगा। इसके साथ साथ एक और सेक्टर में इस लड़ाई की जो मार पड़ने वाली है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मिड ईस्ट की बहुत सारी कंट्रियों का पैसा लगा हुआ है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी और जो टेंशन का माहौल बढ़ता जाएगा तो जो मिड ईस्ट के द्वारा जो फंड आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कम होता जाएगा। इसका इम्पैक्ट भी जो है वो भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। अगर एक्सपर्ट की बात माने तो शॉर्ट टर्म में भारत के इकोनॉमी पर कोई खास असर नहीं देखा जाएगा। बस शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अभी
इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी खिंच जाती है तो इसका इम्पैक्ट भारत पे दिखेगा और एक अच्छा खासा दिखना शुरू हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा ईरान और इजराइल किस तरफ जा रहे हैं। अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबा गड़ाया तो ऐसा ना हो कि कहीं तीसरा महायुद्ध शुरू ना हो जाए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।